हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल हेवन एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने कल से इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट किया था। कल से क्या बोले, परसों से स्टार्ट किया था। हालांकि परसों हमारा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, उसके बाद कल हमारा दूसरा लेक्चर था और आज ये तीसरा लेक्चर है। तो इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया इंडियन हिस्ट्री के, और आपको पता है कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कंप्लीट यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री का अपना तीसरा लेक्चर। उसके पहले दोस्तों मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन पूरा नहीं देख रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखा करिए, तो पूरा देखा करिए। हो सकता है कि आप लोग एक बार में ना देख पाएँ, तो 2-3 बार में देखिए, 5 मिनट देख लीजिए, फिर 5 मिनट उसके आगे बाद में देख लीजिए, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आप 2 मिनट 3 मिनट देख के वीडियो हट जाते हैं तो उससे क्या होता है, वीडियो की रेटिंग खराब होती है। ठीक है, तो अगर आप पूरा देखेंगे तो वीडियो की रेटिंग अच्छी रहेगी, और उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पहले देख लीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ह्यूमन एकेडमी नाम का चैनल है। और अब हम लोग अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो कल तक हमने देख लिया था कि किस प्रकार से मोहम्मद गजनवी ने भारत पे अटैक किया था, और जो मोहम्मद गजनवी ने भारत पे अटैक किया था वो भारत के ऊपर होने वाला पहला टर्किश इन्वेजन था। कौन सा? पहला टर्किश इन्वेजन, मतलब पहला तुर्क अटैक था। उससे क्या हो रहा था, जब हम टाइपिंग कर रहे थे दोस्तों, तो उससे क्या हो रहा था, ठीक से वीडियो मतलब क्वालिटी अच्छी आ नहीं पा रही थी। ठीक है, और जूम करने पे फट जा रहा था वीडियो। तो इसीलिए हमने क्या किया है, अब लिख के समझाने की कोशिश की है, और इससे क्या होगा, ज़्यादा कंटेंट भी आपको दे पाएंगे। ठीक है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिखा हुआ है अच्छे से, और दोनों में आपको समझ में आएगा। तो देखिए, देख लेते हैं इसमें क्या है आखिर। तो जो दूसरा टर्किश इन्वेजन हुआ था, या दूसरा जो तुर्क अटैक हुआ था, वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1175 में मोहम्मद गौरी के दौरान हुआ था। किसने किया था? 1175 में मोहम्मद गौरी ने किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1175 में मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर टर्किश अटैक किया था। अच्छा, ये मोहम्मद गौरी था कहाँ का? तो ये भी जान लीजिए, ये गजनी का था। कहाँ पे? अफगानिस्तान में एक गजनी नामक जगह है अफगानिस्तान के अंदर, और उसी में एक वंश चला करता था, गोर वंश। कौन सा वंश? गोर वंश। और वहीं का ये था मोहम्मद गौरी। और ये कैसा तुर्क था? तो तुर्कों में ये संसबानी तुर्क था। कैसा तुर्क था? संसबानी तुर्क था। कौन? मोहम्मद गौरी। और इसने भारत में 1175 से लेकर 1206 के बीच में अटैक किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं इसने पहला अटैक भारत के ऊपर कब किया। तो याद रखिएगा, जो इसने पहला अटैक किया था भारत में, वो किया था कहाँ पे? तो ये किया था इसने मुल्तान के अंदर। तो इसका पहला अटैक देख लीजिए कहाँ पे हुआ था, मुल्तान में हुआ था। और किस पे किया था? तो इसने मुल्तान में करामाती मुसलमानों पे किया था। जैसे अलग अलग मुसलमानों में भी कैटेगरी होती है, तो मुल्तान में करामाती मुसलमान रहा करते थे, जिसके ऊपर मोहम्मद गौरी ने भारत के अंदर पहला अटैक किया था। और कब किया था? तो आपको पता ही है, 1175 में। उसके बाद दूसरा अटैक जो इसने किया वो किया 1178 में, मतलब पहले अटैक के 3 साल बाद 1178 में इसने कहाँ पे अटैक किया? तो याद रखिएगा, इसने 1178 में गुजरात पे अटैक किया। और जब इसने गुजरात पे अटैक किया तो गुजरात का रूलर कौन हुआ करता था? तो याद रखिएगा, भीम सेकेंड या मूलराज सेकेंड जो था, ये उस टाइम पे गुजरात का रूलर हुआ करता था। ठीक है, भीम सेकेंड या मूलराज सेकेंड। आपको ये भी याद रखना है कि जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पे अटैक किया था तो उस टाइम पे जो भीम सेकेंड था, ये गुजरात का रूलर था, शासक था। उसके बाद जब इसने अटैक किया, तो जब भीम सेकेंड ने इसको मतलब आक्रमण किया इसके ऊपर, वापस अटैक कर दिया, तो ये भागने लगा और जाके राजस्थान के माउंट आबू पर किसने हराया? भीम सेकेंड ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने जो भारत में पहली बार हारा था, इसे हार का सामना करना पड़ा था, वो माउंट आबू में भीम सेकेंड ने इसको हराया था। कब हराया था? 1178 में। तो उम्र मतलब आपको एज क्या बोलते हैं इसको, ईयर भी याद रखना है। ठीक है, तो ईयर नहीं भूलना है आपको। कब? 1178 में किसने हराया था मोहम्मद गौरी को? तो याद रखना है, भीम सेकंड ने हराया था। आगे बढ़ते हैं। इसके एक साल बाद 1179 में 1179 में मोहम्मद गौरी ने सिंध और कश्मीर पर अधिकार किया। कहाँ पर? सिंध और कश्मीर पे अधिकार कर लिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। कब किया था? 1179 में। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हुआ वो हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध। ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो याद रखना है, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ वो हुआ 1191 में, 1191 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो मोहम्मद गौरी तो आपने जान लिया कि ये कहाँ से आया था। तो ये आया था, मोहम्मद गौरी जो आया था, ये आया गजनी से आए थे, ये मैंने बताया।
कि ये अफगानिस्तान के गजनी से आया था मोहम्मद गौरी। और अब आपको जान लेना है कि पृथ्वीराज चौहान कहाँ का था। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान जो था ये चौहान वंश का एक महान शासक था। कहाँ का? चौहान वंश का एक महान शासक था। और ये चौहान वंश बेसिकली भारत में कहाँ राज किया करता था? तो याद रखिएगा ये चौहान वंश जो था ये नॉर्थ इंडिया में, कहाँ पे? उत्तर भारत में ये उस टाइम पे शासन कर रहे थे। और उत्तर भारत के अंदर कौन कौन सी जगह आती थी? तो दिल्ली, अजमेर और सांभर। कौन कौन सी? दिल्ली, अजमेर और सांभर। और इसकी जो कैपिटल थी वो थी अजमेर। मतलब जो ये नॉर्थ इंडिया की राजधानी थी, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, वो थी अजमेर। तो मैंने बताया कि चौहान डायनेस्टी चलता था। यहाँ का रूलर हुआ करता था कौन? पृथ्वीराज चौहान। और इसे ही क्या बुलाया जाता था? राय पिथौरा। तो अगर आपसे पूछते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को और क्या बुलाया जाता था, तो राय पिथौरा बुलाया जाता था। और इसी का एक कोर्ट पोएट हुआ करता था, मतलब दरबारी कवि हुआ करता था कौन? चंद्र बरदाई। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि चंद्र बरदाई जो था वो किसका दरबारी कवि था? तो याद रखना है ये दरबारी कवि था पृथ्वीराज चौहान का। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो याद रखना है इसने लिखी थी एक इपिक लिखी थी, मतलब महाकाव्य भी बोल देते हैं इसको, जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही रिपीटेड है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो ये लिखा था चंद्र बरदाई ने। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। तो जब मैंने बताया कि पहला युद्ध हुआ किसके किसके बीच में, तो ये आपको याद रखना है। पहला युद्ध जो हुआ था वो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में। और इसमें क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। किसको? मोहम्मद गौरी को। और इसको हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान जो थे ये बेसिकली इनके बारे में जान लीजिए कि ये कन्नौज की एक शासक था। कन्नौज का एक शासक था, क्या नाम था? कन्नौज में गढ़वाल डायनेस्टी चला करती थी। कौन सी डायनेस्टी? गढ़वाल डायनेस्टी। और वहाँ का रूलर हुआ करता था जयचंद, राजा जयचंद। नाम सुनते होंगे, अभी भी एग्जाम्पल दिया जाता है इसका धोखेबाज में। तो कन्नौज के अंदर एक गढ़वाल डायनेस्टी चला करती थी जहाँ का राजा हुआ करता था चंद्र जयचंद। और इसी की बेटी हुआ करती थी संयोगिता। इसकी बेटी कौन हुआ करती थी? संयोगिता। और इसी संयोगिता से प्यार करता था कौन? पृथ्वीराज जो था, यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वीराज चौहान, यही प्यार करता था किससे? संयोगिता से। और ये बात बिल्कुल किसको नहीं पसंद थी? जयचंद को। ठीक है, तो जयचंद ने इसी का बदला लेने के लिए अपनी बेटी का स्वयंवर रखा। एक बार स्वयंवर रखा और उसमें सब राजाओं को बुलाया, मतलब आसपास के सभी राजाओं को बुलाया स्वयंवर में अपनी बेटी के। लेकिन किसको नहीं बुलाया? पृथ्वीराज चौहान को। और इसी बात को बिल्कुल दिल पे ले लिया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। और ये क्या किया कि भरे दरबार में गया और संयोगिता को उठाकर ले आया और उससे शादी कर ली। ठीक है, स्टोरी समझ में आ रहा है उम्मीद करता हूँ। इसीलिए हम स्टोरी के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। काफ़ी डीप में चल के पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा पृथ्वीराज चौहान कौन था, गौरी कौन था, लड़ाई कैसे हुई। तो पहली लड़ाई समझ में आ गई तराइन की, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया। और ये भी जान गया आप कि जयचंद कौन था, संयोगिता कौन थी। अब देखिए, जब ये चीज़ देखा जयचंद ने तो ये और ज़्यादा आग बबूला हो गया किससे? पृथ्वीराज से, पृथ्वीराज चौहान से। क्योंकि इन्होंने क्या किया, उसकी बेटी को ले जाके उससे शादी कर ली। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं पसंद आया जयचंद को। और जयचंद मिल गया किसके साथ? गौरी के साथ। और एक साल बाद होता है कौन सा युद्ध? तो याद रखिएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। तो एक साल बाद होगा कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध। अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो तराइन का सेकेंड युद्ध जो होगा वो एक ही साल बाद हो जाएगा, 1192 में। कब होता है? 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होगा। ये फिर से किसके किसके बीच में होगा? तो ये अगेन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में। और इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जो होता है ये हरा देता है किसको? पृथ्वीराज चौहान के। और ये उल्टा हो जाता है, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था, दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। लेकिन बेसिकली हराया कैसे कि जयचंद यहाँ पे साथ दे दिया था किसका? गौरी का। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ चला गया और उसने साथ दे दिया गौरी का। और जिसकी हेल्प से गौरी ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को हराकर और 1192 में मुस्लिम रूल की स्थापना कर दी भारत के अंदर। अगर आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत के अंदर मुस्लिम रूल की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा वो हुई 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। और इसने जो गौरी था इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? तो याद रखिएगा इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाई। कहाँ पे? दिल्ली को इसने अपनी कैपिटल बनाई, राजधानी बनाई। 1192 के ही अराउंड एक सूफी संत हुआ करते थे, सूफी संत जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने क्या किया कि ये आए थे 1192 के अराउंड भारत में और ये सूफी धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है, और इनका जो कॉटेज है या कुटिया है ये बना के रहते थे अजमेर में। और वहीं पे इनके मरने के बाद बनाया गया दरगाह अजमेर शरीफ। तो ये भी आपको याद रखना है, सब चद्दर चढ़ाने जाते हैं, आपको पता होगा। तो ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर शरीफ पे, वहीं पे सब जाते हैं चद्दर चढ़ाने। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
तो चलिए देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ तक हमने देखा किस प्रकार से मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई भारत के अंदर, ये इंपॉर्टेंट था। अब देख लेते हैं उसके आगे। इसके बाद गौरी तो सगा था नहीं जयचंद का कि उनको छोड़ेगा, ठीक है। जब पृथ्वीराज चौहान खत्म हो गए तो उसके बाद 1194 में हुआ बैटल ऑफ चंदावर, मतलब चंदावर का युद्ध। किसके किसके बीच में? गौरी और जयचंद के बीच में। जो जयचंद ने साथ दिया था गौरी का, तो गौरी और जयचंद के भी बाद में लड़ाई हुआ। कौन सा? बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध 1194 में। और इसमें गौरी ने जयचंद को हरा दिया और इस तरीके से पूरी तरीके से गौरी ने भारत पे अपना शासन पा लिया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। हुआ क्या था कि वैसे तो इतिहास में हमको मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में केवल 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। लेकिन जो चंद्रबरदाई है, जब उसने लिखा पृथ्वीराज आसो, तो उसने इसमें लिखा कि इन दोनों लड़ाइयों के होने से पहले, मतलब जो तराइन का युद्ध था, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इसके पहले 16 बार लड़ाइयाँ हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और 16 के 16 बार जो पृथ्वीराज चौहान था उसने किसको हरा दिया था? मोहम्मद गौरी को। लेकिन बार बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से क्या करता था? माफी मांग लेता था हारने के बाद, और पृथ्वीराज चौहान बहुत दयावान था और वो उसको छोड़ देता था, ठीक है। तो ये बेसिकली कहानी बताई जाती है किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इसको गलत मानते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद गौरी के उस टाइम पे टोटल 4 गुलाम हुआ करते थे। कब? जब मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम रूल की स्थापना की, तो 4 इसके गुलाम हुआ करते थे या स्लेव हुआ करते थे। कौन कौन? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा यलदौज था, तीसरा कुबाचा था और चौथा था बख्तियार खिलजी। मैं फिर से नाम रिपीट कर रहा हूँ। पहला जो मोहम्मद गौरी का स्लेव था, गुलाम था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था यलदौज, तीसरा था कुबाचा और चौथा था बख्तियार खिलजी। तो जब मोहम्मद गौरी ने नींव रखी यहाँ पे, तो बेसिकली उसके बाद क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासन थमा दिया, उसके बाद यलदौज को गजनी का शासन दे दिया, कुबाचा को काबुल और कंधार का शासन दे दिया, और बख्तियार खिलजी किधर चला गया? बंगाल और बिहार की तरफ चला गया। तो आपको ये याद रखना है कि इसको कहाँ का शासन मिला, ठीक है। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं क्या हुआ था। तो इसके बाद बेसिकली देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि मस्जिदें बनवाना शुरू करवाई, ठीक है। इसने फिर मस्जिद बनवाना शुरू कराई भारत में। तो इसने जो पहला मस्जिद बनवाया वो बनवाया था कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। कौन सा? कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। ये किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था 1194 में। और 1194 में इसने एक और चीज़ बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। ये बनवाया था दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। और 2.5 दिन का जो झोपड़ा था ये कहाँ पे बनवाया था? तो ये बनवाया था अजमेर में। दोनों आपको याद रखना है। पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है, तो ये है अजमेर में, और कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो है ये है दिल्ली में। किसने बनाया था दोनों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार की नींव रखी। आप जो दिल्ली में देखते हैं आज कुतुब मीनार, इसकी नींव रखी थी 1199 में। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये बन के कब तैयार हुआ था? तो बन के तैयार हुआ था 1229 में। तो आपको याद रखना है जो कुतुब मीनार था इसको बनने में लगभग 30 साल लगे थे। 1199 बनना स्टार्ट हुआ था, 1229 में बनकर तैयार हुआ था। और इसकी लंबाई कितनी है? 73 मीटर। इसकी लंबाई है 73 मीटर। और इसको किसके नाम पे बनवाया गया था? तो याद रखिएगा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने कुतुब मीनार को अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नाम पे बनवाया था। और इसको कंप्लीट किसने कराया था? तो इसी के दामाद और गुलाम इल्तुतमिश ने। क्योंकि क्या होता है कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद गद्दी बैठता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ही क्या करता है? 1229 में जाके कुतुब मीनार को कंप्लीट कराता है। दोस्तों मैं आपको लिख के इसलिए समझा रहा हूँ कि इसमें आपको अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा, क्लियरिटी दिख रही होगा आपको अच्छे से, और इसमें ज़्यादा कंटेंट मैं दे पा रहा हूँ। टाइप करने में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइप नहीं हो पाती हैं, और उसको जूम करना भी उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से टाइम दे के एकदम साफ शब्दों में आपको लिखा हुआ है, साफ सुथरा दिख रहा होगा आपको नोट्स। और इसी तरीके से आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये पसंद आ रहा होगा। चलिए इसके बाद का देख लेते हैं। देखिए इसके बाद 1206 में क्या होता है? गौरी की मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद गौरी की 1206 में मृत्यु हो जाती है। और दिल्ली सल्तनत की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है? 1206 में। और दिल्ली सल्तनत के अंदर पहला जो शासन स्थापित करता है तो कौन करता है? गुलाब वंश वाले। तो देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत में कितने शासन किए थे, कितने वंश। तो पहला वंश जो था दिल्ली सल्तनत में वो था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोधी वंश। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसका सीक्वेंस भी आपसे पूछता है कि कौन
पहले आया था, कौन बाद में? तो दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंश ने शासन किया था। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। और कब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा 1206 में, गौरी की मृत्यु के बाद। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और अब देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी। तो देखिए, गुलाम वंश जो चलेगा वो चलेगा भारत के अंदर 1206 से 1290 तक। कब से कब तक? 1206 से 1290 तक, मतलब टोटल 84 ईयर्स तक गुलाम वंश चला था। कितने सालों तक? 84 ईयर तक। और इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसने शासन कब से कब तक किया था? तो याद रखिएगा 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। ये टोटल है गुलाम वंश का शासन, 1206 से 1290, 84 साल। इसके अंदर बहुत सारे शासक आएंगे गुलाम वंश में, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 साल शासन किया था, 1206 से 1210 तक। ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब देख लेते हैं आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसने अपनी राजधानी जो थी वो कहाँ पे बनाई? तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर में, पाकिस्तान में जो आज लाहौर है, क्योंकि उस टाइम में भारत में ही हुआ करता था। तो पाकिस्तान के लाहौर में इसने क्या किया? अपनी राजधानी बनाई। और ऐबक का जो मतलब होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो ऐबक का मतलब होता है गॉड ऑफ मून, मतलब चंद्रमा का देवता। ठीक है, तो ऐबक का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। इतना डीप दोस्तों आपको बुक में या कोई पढ़ाएगा नहीं। ठीक है, तो आप चैनल को फॉलो करते रहिए और सबको, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, हर जगह शेयर कर दीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और आगे आपके लिए वीडियो बना पाएँ। इसके बाद देखिए कि आपसे पूछता है कि लाख बख्श की उपाधि किसने ली थी? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ली थी। बेसिकली ये लाख बख्श की इसको जो उपाधि मिली थी, इसको यहाँ की जनता ने दिया था। ठीक है, जो इसकी जनता थी, इसी ने क्या किया था? इसको लाख बख्श की उपाधि दी थी। क्यों? क्योंकि इसने गद्दी बैठने के बाद जनता में लाखों सिक्के दान किए थे, लाखों सिक्के बक्से थे, इसीलिए इसको जनता ने लाख बख्श की उपाधि दी थी। एक चीज और आपसे पूछेगा कि इसने कौन सा टाइटल लिया था, कौन सा टाइटल लेके शासन करा था, मतलब कौन सा उपाधि लिया था? तो याद रखिएगा सिपाहा सलार। इसने सिपाहा सलार की उपाधि धारण की थी। और सिपाहा सलार का मतलब होता है आर्मी चीफ, मतलब सेनापति। ठीक है, ये सेनापति के नाम से शासन करता था, ना कि राजा के नाम से। तो ये काफी अच्छा शासक था। ठीक है, इसने काफी अच्छे काम किए थे, लेकिन ज्यादा दिन तक रह नहीं था, डेथ हो गई थी इसकी जल्दी ही। नेक्स्ट देखते हैं, इसने अपने गुलाम या दामाद दोनों, ठीक है, जैसे ये गौरी का गुलाम और दामाद दोनों था, वैसे ही इल्तुतमिश नामक जो शासक था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। ठीक है, और इसने क्या किया? अपने गुलाम या दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर बना दिया। कहाँ का? बदायूं का। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछता है कि इल्तुतमिश का इसने कहाँ का गवर्नर बनाया था, तो बदायूं का। और इसकी मृत्यु कब हुई? तो 1210 में इसकी मृत्यु हो गई, पोलो खेलते हुए। क्या खेलते हुए? पोलो नामक खेल खेलते हुए घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। और इसकी मृत्यु हुई थी लाहौर में, तो इसीलिए इसका मकबरा भी कहाँ पे है? लाहौर में। तो अगर आपसे पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पे है, तो आपको बताना है लाहौर में इसका मकबरा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो गद्दी पे बैठेगा वो बैठेगा इसका पुत्र आराम शाह। कौन? 1210 में इसका पुत्र आराम शाह गद्दी बैठता है, जो कि इसका सन रहता है ऐबक का। लेकिन जैसे ही ये बात पता चलती है बदायूं में बैठे इल्तुतमिश को, वो तुरंत ही गुस्सा हो जाता है। उसको ये लगता है कि गौरी का दामाद था ऐबक, तो वो गद्दी पे बैठा था, और ऐबक का दामाद हूँ मैं, तो मुझे गद्दी पे बैठना चाहिए, तो इसका लड़का क्यों गद्दी पे बैठ गया? तो ये बेसिकली जो आराम शाह था, ये ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया, 8 ही महीने तक शासन कर पाया, उसको गद्दी से हटा दिया गया। उसके बाद 8 महीने इसने शासन किया, फिर इल्तुतमिश वापस आता है और इसने क्या किया? इसके और आराम शाह के बीच में 1211 में हुआ बेटल ऑफ जूड़। ठीक है, बेटल ऑफ जूड़ किसके बीच में हुआ था? मतलब जूड़ का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो आराम शाह, जो कि ऐबक का लड़का था, और इल्तुतमिश, इन दोनों के बीच में हुआ बेटल ऑफ जूड़, जूड़ का युद्ध, जिसमें इल्तुतमिश जीत गया और आराम शाह हार गया और इसको गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बाद गद्दी पे कौन बैठेगा? इल्तुतमिश। तो आपको आराम शाह को याद नहीं रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जनरली आपको बुक्स वगैरह में और ज़्यादातर पढ़ाया जाएगा इल्तुतमिश। तो आपको इल्तुतमिश ही याद रखना है। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल डीप में लेकर चल रहा हूँ, ताकि कोई भी चीज़ आपका स्किप ना हो, आप ये ना कहें कि सर आपने ये छोड़ दिया है। तो आप बस फॉलो करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए फ्रेंड्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।